Good morning, students. Today, in this lecture series, we are going to take saponification number. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट सिलेबस है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, उसके अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कोड नंबर 1003 का जो फोर्थ पॉइंट है, जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स की चर्चा की गई है, उसमें हम ल्यूब्रिकेंट्स की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूज्ड, एंड व्हाट आर देयर मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज विच मेक देम गुड ल्यूब्रिकेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन। उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स की चर्चा की थी, जैसे अम्लमान के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम उसके दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सपोनिफिकेशन, अर्थात सपोनिफिकेशन की जो टेंडेंसी है उसको कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोनिफिकेशन नंबर, जिसको हम साबुनीकरण मान या साबुनीकरण संख्या भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सपोनिफिकेशन नंबर, साबुनीकरण मान क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज सपोनिफिकेशन वैल्यू or saponification number. The number of milligrams of KOH required for saponifying free fatty acids, that is esterified in form of esters, present in 1 gram of lubricating oil. या दूसरे शब्दों में हम कहें तो KOH की मिलीग्राम में वह संख्या या मात्रा जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित एस्टरीकृत वसीय अम्लों के साबुनीकरण हेतु आवश्यक है। देखिए, इस डेफिनेशन में खास बात क्या है कि जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वसीय तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हम उसका 1 ग्राम मात्रा लेते हैं तो उसमें जो फैटी एसिड्स हैं जो कि एस्टर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए एस्टरीकृत फैटी एसिड हम उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी वनस्पति तेल या वसा हम लेते हैं उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड नाम का एस्टर होता है। तो उसके साथ में जब हम KOH डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बीइंग अ बेस, क्षार है, वो उसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करता है, क्षारीय जल अपघटन करता है, जिसके फलस्वरूप अम्ल के लवण बनते हैं। अगर हम NaOH ऐड करें तो सोडियम लवण बनेंगे, जैसे यहाँ KOH ऐड कर रहे हैं तो पोटेशियम लवण बनते हैं, जिनको हम केमिकली सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल और फैट विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। अर्थात यही वो अभिक्रिया है जिसमें हम वनस्पति तेल या जंतुओं की जो वसा है उसको क्षार KOH के साथ में अभिक्रिया कराकर क्षारीय जल अपघटन के द्वारा सोडियम या पोटेशियम लवण बनाते हैं वसाओं के, जिसको हम वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण कहते हैं, या केमिकली उसका दूसरा नाम सोप या साबुन भी है। तो अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो इट्स सपोनिफिकेशन प्रोसेस, क्लियर। और इसीलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा या संख्या जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित वसीय अम्लों को पूर्ण रूप से साबुनीकृत करने के लिए, सपोनिफाई करने के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन नंबर और सपोनिफिकेशन वैल्यू। उसको हम कहते हैं साबुनीकरण संख्या है, साबुनीकरण मान। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या है? द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर सपोनिफाइंग एस्टरीफाइड फ्री एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। और हिंदी में कहें तो KOH की मिलीग्राम में वह संख्या या मात्रा जो 1 ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित एस्टरीकृत मुक्त वसीय अम्लों के साबुनीकरण हेतु आवश्यक है, उसको हम कहेंगे
साबुनीकरण संख्या या सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या है, जो भी ऑयल या फैट हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम ऑयल या फैट लेंगे, वेजिटेबल ऑयल या फैट अगर हम लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में एस्टर्स। ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ एस्टर। देखिए यहाँ एस्टर समूह है COOR, दिस इज द एस्टर ग्रुप। सेम वे दिस इज ऑल्सो COOR and this is also COOR. There are 3 ester groups, so it is called triglyceride. Clear? Now this triglyceride in the alkyl group here it is present is a long chain alkyl group. You can see there are at least 15 carbon atoms here, CH2 whole 14 and CH3। कहने का मतलब क्या है, इसमें लगभग 15 कार्बन की जिगजैग श्रृंखला या चेन है। तो ये बहुत क्या है, लॉन्ग चेन्स होती हैं अल्काइल ग्रुप की, हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है और उसमें एस्टर समूह होते हैं। तो ऐसे यहाँ 3 एस्टर समूह, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड कहा गया है। और ये सारे जो वेजिटेबल ऑयल हैं, एनिमल फैट है, उसमें उपस्थित होता है केमिकली। तो जब हम KOH मिलाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो यहाँ क्या होता है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जलीय अपघटन होता है, क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए उसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस या क्षारीय जल अपघटन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, क्लीवेज कहाँ से होता है, क्लीवेज देखिए यहाँ से होता है, दिस पॉइंट इज क्लीव्ड, सी फ्रॉम वेयर क्लीवेज टेक्स प्लेस, सो फ्रॉम हियर, सेम वे फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, and this will result in formation of, this portion will form glycerol and the remaining portion will form potassium salt of fatty acids. Higher carboxylic acids are called fatty acids और उन पोटेशियम सॉल्ट्स को ही हम केमिकली क्या कहते हैं, सोप या साबुन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल के साथ साबुन बनता है केमिकली, इसलिए हम इसको साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। और यहाँ होता क्या है, जो हमारा उच्च हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जिनको हम फैटी एसिड्स कह रहे हैं, जो यहाँ एस्टर की फॉर्म में, ये फैटी एसिड्स यहाँ एस्टर की फॉर्म में तीनों मॉलिक्यूल, वो फैटी एसिड्स हाइड्रोलाइसिस के कारण अलग होते हैं, फ्री होते हैं, एंड देन दे आर न्यूट्रलाइज बाय KOH बिकॉज KOH इज अ बेस, और उससे जो सॉल्ट बनता है उस एसिड का, उसको हम फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को ही हम साबुन या सोप कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हियर इन्वॉल्व्स the process of formation of soap chemically, that's why it is called saponification। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये साबुनीकरण की प्रक्रिया है। और इसमें कितना KOH उदासीनीकरण के लिए ज़रूरी है, उस संख्या को मिलीग्राम में, द अमाउंट ऑफ KOH in milligram which is required to saponify the esterified free acid present in 1 gram of lubricating oil is called saponification value। उस आवश्यक KOH की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, उस मिनिमम का KOH की मात्रा को ज़रूरी है कंप्लीट उदासीनीकरण करने के लिए, उसको हम साबुनीकरण मान कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, व्हाई वी स्टडी सपोनिफिकेशन वैल्यू, व्हाई वी डिटरमाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या महत्व है, वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं स्नेहक तेल, जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम काम में लेते हैं, वो मेनली क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, और दूसरे जिसको हम कहते हैं खनिज तेल, दैट इज़ मिनरल ऑयल्स, है ना। तो जो नेचर में हमको मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल फैट से मिलते हैं, दे आर वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल है वो। और जो हमको खनिज तेल मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम ऑयल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल ऑयल, तो ये खनिज तेल कहलाते हैं। या फिर ब्लेंड ऑफ वेरियस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑयल एंड मिनरल ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल, उसको भी हम खनिज तेल कह सकते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वनस्पति तेल हैं, इनमें वो वसी अम्ल या फैटी एसिड्स होते हैं, वो एस्ट्रीफाइड फॉर्म में होते हैं, दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ एस्टर्स, जैसा हमने आगे देखा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। बट इन एस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन मिनरल ऑयल्स। जो मिनरल ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें फैटी एसिड्स एस्ट्रीफाइड फॉर्म में उपस्थित नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट देयर, ओके, सो दे आर नॉट फाउंड देयर इन मिनरल एसिड्स और आर्टिफिशियल एसिड्स। अब प्रत्येक जो वनस्पति तेल है उसका एक निश्चित साबुनीकरण मान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एस्ट्रीकृत वसी अम्ल होते हैं जो KOH के द्वारा उदासीन होकर के साबुन का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम मिनरल ऑयल लें और उसमें कितना भी KOH मिला दें,
क्योंकि उसमें फैटी एसिड एस्टर की फॉर्म में नहीं है, सो इट विल नॉट रिएक्ट विथ KOH, यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी या सपोनिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो बनते हैं, जिसको हम साबुन कहते हैं, वो नहीं बनेगा। अतः इनका कोई साबुनीकरण नहीं होता है। दैट्स वाई इन मिनरल ऑयल्स का, खनिज तेल का साबुनीकरण मान सदैव शून्य होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ मिनरल ऑयल, खनिज तेल का साबुनीकरण संख्या कितना है, तो वो हमेशा 0 या 0 होगा। इज इट ओके? सो नाउ वी डिसाइड हियर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। जैसे हम देखेंगे हर वनस्पति तेल का एक निश्चित मान होता है। तो यहाँ जैसे देखिए कॉड लीवर ऑयल जो फिश ऑयल है उसका 180 to 192 की रेंज में होता है। ग्राउंड नट ऑयल है, मूंगफली का तेल है, तो उसका जो सपोनिफिकेशन वैल्यू आता है वो 185 to 195 की रेंज के बीच में आता है। अक्सर अलग अलग सैंपल्स जो लेते हैं उसका। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं उनका हम इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या महत्व है, क्या अनुप्रयोग है उसका। देखिए जो प्रत्येक तेल की साबुनीकरण संख्या है वो नियत है, फिक्स है। इसलिए अगर हम कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल काम में ले रहे हैं और उसके अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू जो फिक्स है उस निश्चित है, उससे अगर कोई डेविएशन हमको प्रैक्टिकली निकालने पर आता है, उससे कोई विचलन हमको प्राप्त होता है, तो इससे ये पता चलता है कि देयर आर एडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट इन इट। मतलब इसमें एडल्ट्रेशन है, इसमें मिलावट है या अन्य घटक मिक्स किए हुए हैं, और ऐसे घटक हो सकता है मशीनों को नुकसान भी पहुंचाएं। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे स्नेहक तेल का इस्तेमाल मशीनों के लिए करना परिस्थिति के हिसाब से उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। दैट्स वाई द सपोनिफिकेशन वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स एक्सटेंट ऑफ एडल्ट्रेशन, और इट इंडिकेट्स दैट सम एडल्ट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन द ऑयल यूज फॉर द पर्पज ऑफ ल्यूब्रिकेशन। वेजिटेबल ऑयल के बारे में हमको ये पता चल जाता है। अतः मिलावट या अन्य घटकों का पता इससे हमें चलता है। दूसरी बात हमें देख सकते हैं कि और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो फैटी एसिड प्रेजेंट हैं उनके मॉलिक्यूल्स की नेचर के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे फैट में या वेजिटेबल ऑयल में, उनके मीन मॉलिक्यूलर वेट, औसत अणुभार के ऊपर साबुनीकरण संख्या निर्भर करती है। यदि हम जानते हैं कि वो ये क्या होते हैं, वसी अम्ल क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें आर की वैल्यू हमने देखा बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि कम से कम 15 कार्बन की चेन है वहाँ, तो इस तरह से 15 या उससे अधिक कार्बन की चेन्स वहाँ होती हैं, है ना। तो क्या होगा उस केस के अंदर, ये जो लंबी लंबी श्रृंखलाएँ होती हैं, है ना, इन लंबी श्रृंखलाओं के कारण दिस लॉन्ग चेन्स मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन प्रोड्यूस होंगे, वो मोल्स कम होंगे, उनकी संख्या कम होगी। और जब उनकी संख्या कम होगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो KOH अणुओं की मात्रा या संख्या हमें चाहिए वो भी कम होगी, यानी सपोनिफिकेशन वैल्यू या साबुनीकरण मान कम होगा। तो कम साबुनीकरण मान क्या प्रदर्शित करता है कि जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल हम ले रहे हैं, जो वेजिटेबल ऑयल का निर्दर्श हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन, स्नेहन के लिए, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो फैटी एसिड्स बनाएंगे, वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, और इसलिए क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और कम KOH की ज़रूरत पड़ रही है उनको सपोनिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है। जितना अधिक अणुभार होगा कार्बन श्रृंखला की लंबाई उतनी अधिक होगी, और प्रति ग्राम जो वसा या तेल निदर्श हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मुक्त होने वाले वसी अम्ल के अणुओं की संख्या भी कम होगी, अर्थात साबुनीकरण संख्या का मान भी कम हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत यदि अणुभार श्रृंखला की लंबाई कम होगी तो अणुभार कम होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रति ग्राम जो वसा या तेल निदर्श जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मुक्त होने वाले वसी अम्ल के अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में साबुनीकरण संख्या का मान भी ज़्यादा हो जाएगा।
इज इट क्लियर? सो अब इससे क्या पता चलता है कि वसी तेल का संगठन जो है, कंपोजिशन है, वो किस प्रकार का है, उसको ये सपोनिफिकेशन वैल्यू या साबुनीकरण मान इंडिकेट करता है, उसको का प्रतिनिधित्व करता है। अतः उस संगठन के कारण हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में वो स्नेहक तेल स्नेहन के लिए, ल्यूब्रिकेशन के पर्पस के लिए उपयुक्त नहीं भी हो। इसके अलावा जो ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्नेहन तेल के सूखने का जो गुण है, उसके निर्धारण में भी ये मदद करता है। यदि साबुनीकरण संख्या का मान कम है, इसका मतलब क्या है कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, यानी काफ़ी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं, उस ट्राइग्लिसराइड में, उस वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट में। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा है मतलब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, और अगर कम है यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। तो जितनी लॉन्ग चेन होगी उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हम कहेंगे वोलेटाइलिटी कम हो जाएगी, वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ऐसा स्नेहक क्या होगा, उच्च ताप पर अच्छे स्नेहक का कार्य कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं इंडस्ट्री में, और अगर वहाँ हम मेटल पोर्शंस जो एक दूसरे के अगेंस्ट में घर्षण कर रहे हैं तो वहाँ घर्षण से बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। और सपोज हम जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डाल रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो क्या होगा, वो लगाते ही उस ताप के कारण वाष्पीकृत हो जाएगा और उड़ जाएगा, सूख जाएगा, जिसके कारण वो वहाँ ल्यूब्रिकेशन के लिए उपलब्ध ही नहीं रहेगा, अर्थात हमारा जो पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो चॉइस ऑफ ल्यूब्रिकेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस और द मशीनरी विच वी यूज़ इन इंडस्ट्री प्रैक्टिकली, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या टेम्परेचर रेंज वहाँ है और उसमें स्टेबल रहे, वो ड्राई नहीं हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट इस तरह का हो, और ये डिपेंड करेगा सपोनिफिकेशन वैल्यू के ऊपर। तो साबुनीकरण मान हमको ये भी बताता है कि किसी स्नेहक तेल के सूखने का जो गुण है, इवेपोरेट होने का जो गुण है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से जो रिलेटेड है, वो भी सपोनिफिकेशन वैल्यू से सीधा सीधा संबंधित है। और इस कारण से हमको चॉइस ऑफ ल्यूब्रिकेंट या ल्यूब्रिकेशन का पर्पस पूरा करने के लिए वो पर्टिकुलर ल्यूब्रिकेंट ऑयल यूज़फुल रहेगा या नहीं उन कंडीशंस में, उस मशीनरी के लिए वहाँ, वो हम प्रैक्टिकली डिसाइड करने में भी हमको मदद मिलती है। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सपोनिफिकेशन वैल्यू या साबुनीकरण मान से के महत्व से संबंधित मुख्य बिंदु ये हैं। देन अगर हम देखें कि किस प्रकार से इसका निर्धारण करते हैं, हाउ कैन वी प्रैक्टिकली डिटरमाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। कोई वेजिटेबल ऑयल जो हमको दिया गया है या एनिमल फैट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट, तो उस सैंपल की सपोनिफिकेशन वैल्यू हम पहले किस प्रकार से प्रैक्टिकली निर्धारित कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या प्रोसेस है। तो एक कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, जो भी ऑयल सैंपल हमको दिया गया है उस ऑयल सैंपल को हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ KOH के साथ मिक्स करेंगे। KOH जिसकी नॉर्मलता हमें मालूम हो, ऐसा एक मानक KOH विलयन लेंगे और उसको बहुत आधिक्य में, यानी जितना हम तेल ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उसको उसमें मिला लेंगे, और मिलाने के बाद उसको कम से कम 2 घंटे तक पश्चवाहित कहेंगे, रिफ्लक्स करेंगे। एक रिफ्लेक्स कंडेंसर आता है, उसमें डाल करके उसको 2 घंटे तक लगातार अच्छी तरह से रिफ्लक्स या पश्चवाहित किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऑयल सैंपल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल जो हमने लिया है, वो अच्छी तरह से KOH से घुल मिल करके और उससे सपोनिफाई हो जाता है। वो उसमें जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होंगे उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा, और फिर उसको उदासीनीकृत करके साबुनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा, जिससे वो सब सपोनिफाई हो जाएंगे, साबुन के फॉर्म में आ जाएंगे, साबुनीकृत हो जाएंगे। इस तरह से हम उसको रिफ्लेक्स करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको ठंडा करेंगे एंड देन वी यूज़ इन द सेकेंड स्टेप वी ऐड फिनॉफ्थैलीन इन इट। हम इसमें फिनॉफ्थैलीन यूज़ करेंगे। क्या है यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फिनॉफ्थैलीन इन इट। ओके, फिनॉफ्थैलीन ऐड करेंगे इसमें। तो फिनॉफ्थैलीन ऐड करने से क्या होगा,
फिनॉल्फथैलीन को जैसे ही हम डालेंगे तो फिनॉल्फथैलीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि हमने एक्सेस में KOH लिया हुआ है, जो जितना ज़रूरी है फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे ज़्यादा है, इसलिए वो बच जाएगा उसमें। और उसमें जैसे ही हम फिनॉल्फथैलीन की 1-2 बूंद डालेंगे जो सूचक है, तो क्षारीय माध्यम में फिनॉल्फथैलीन सूचक की बूंदें कैसा रंग उत्पन्न करती हैं? वे कैसा रंग उत्पन्न करेंगी? पिंक कलर सॉल्यूशन। इसलिए आप देखिए पिंक कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा एक, है ना। जो कलरलेस सॉल्यूशन था अपना, वो सॉल्यूशन जो कलरलेस था वो कलरलेस से कैसा हो गया? नाउ इट हैज़ चेंज टू पिंक कलरेशन। ओके, तो पिंक कलर हमको प्राप्त हो गया। आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप वी विल डू द टाइट्रेशन। द एक्सरसाइज ऑफ टाइट्रेशन इज बीइंग डन हियर। कैसे करेंगे हम 2 टाइट्रेशन यहाँ करेंगे, एक के बाद एक दूसरा। पहले को हम कहते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन, पश्च अनुमापन कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं पश्च अनुमापन? तो जो हमको पिंक कलर सॉल्यूशन मिला है सेकेंड स्टेप में, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल प्लस अनयूज्ड KOH, जो एक्सेस में KOH डाला था, और फिनॉल्फथैलीन की 1-2 ड्रॉप जिससे पिंक कलर सॉल्यूशन बना है, उसी ठंडे पिंक सॉल्यूशन को हम लेंगे, करेक्ट। एंड देन वी स्टार्ट एडिंग स्टैंडर्ड HCl फ्रॉम ब्यूरेट इन इट। 1 by 1 ड्रॉप वाइज हम इसमें ब्यूरेट से HCl ऐड करेंगे। HCl के सॉल्यूशन की भी नॉर्मलिटी उतनी होगी जितनी हमने KOH सॉल्यूशन की ली है, उसी नॉर्मलता का HCl विलियन हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसको मानक विलियन कहेंगे। और मानक विलियन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्यूरेट में भरेंगे और ड्रॉप वाइज उसको ब्यूरेट की सहायता से इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे वो ऐड होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो अंदर अनयूज्ड KOH, जो KOH काम में नहीं आया है, वो उदासीनीकृत होता जाएगा, वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, करेक्ट। और जैसे जैसे उदासीनीकृत होगा वैसे वैसे पिंक कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जब फाइनली पूरी तरह से वो अनयूज्ड KOH HCl से उदासीन हो जाएगा, तो उस स्थिति में अब अंदर माध्यम न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम के अंदर हमारा फिनॉल्फथैलीन कलरलेस होता है, इसलिए जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज होगा। आप देखिए यहाँ पिंक कलर क्या हुआ है, सॉल्यूशन का पिंक कलर वापस कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है इस कोनिकल फ्लास्क में। और इस स्थिति में जो रीडिंग आएगी ब्यूरेट की, यहाँ जो हम रीडिंग निकालेंगे दैट इज कॉल्ड V2 रीडिंग, करेक्ट। दिस इज सॉरी V1 रीडिंग, दिस इज योर V1. So this is the volume of HCl used to neutralize unused KOH in the process of saponification, है ना। तो वो मान हमें यहाँ से मिलेगा इस बैक टाइट्रेशन या पश्च अनुमापन से। इसको बैक टाइट्रेशन इसलिए कह रहे हैं कि पहले हमने KOH से अभिक्रिया करवाई, उसको उदासीनीकृत किया, और फिर जो KOH बच गया है अनरिएक्टेड उसको फिर वापस से टाइट्रेट करके और हम उसकी मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं कि उसको उदासीन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसको हम कहेंगे बैक टाइट्रेशन, इसका मान निकालेंगे। तो ये बैक टाइट्रेशन हुआ, और बैक टाइट्रेशन से बाद में वापस जाकर हमने कंज्यूम जो अनयूज्ड KOH था उसकी मात्रा निकाली, कैसे? बाय knowing the amount of HCl required to completely neutralize it, correct. So this is the back titration. Then हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइट्रेशन करेंगे which is called blank titration. इस टाइट्रेशन को हम क्या कह रहे हैं, दिस टाइट्रेशन इज कॉल्ड ब्लैंक टाइट्रेशन। इसको रिक्त अनुमापन कह रहे हैं। क्यों रिक्त अनुमापन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ KOH लेंगे जो पहले लिया था एक दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में, और जो एक्सेस में KOH हमने पहले कॉनिकल फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट में लिया था उतना ही मात्रा में हम वही 0.5N नॉर्मलिटी वाला यानी नॉन नॉर्मलिटी का KOH सॉल्यूशन यहाँ इस्तेमाल करेंगे, सेम सॉल्यूशन इन सेम अमाउंट ऑफ KOH, बट दिस टाइम वी विल नॉट ऐड ऑयल इन इट। हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इसमें डाल नहीं रहे हैं, और इस बार हम इसमें फिनॉल्फथैलीन की 1-2 ड्रॉप डालेंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। यहाँ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल नहीं होगा, ये ध्यान देने की बात है ना, करेक्ट, नो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, करेक्ट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम जैसे पिंक सॉल्यूशन आएगा, अब इसमें सिर्फ KOH है, अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे उसी स्टैंडर्ड HCl से जिसकी नॉर्मलता उतनी ही है जितनी हमने पहले इस्तेमाल किया है, उसको हम ब्यूरेट में भर के उस
मानक HCl विलियन का यहाँ उपयोग करेंगे, इसको ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे 1 बाय 1, और जैसे जैसे ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे क्या होगा, यहाँ फिर से न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जिस जगह जाकर पूरा KOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड से, सॉल्यूशन जो होगा इट विल नाउ न्यूट्रल नॉट एल्केलाइन, एंड दैट्स वाई पिंक कलर विल गेट डिस्चार्ज। ये वापस कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा। ओके क्लियर। तो इसके लिए जितना HCl यहाँ काम में आया होगा, द अमाउंट ऑफ HCl विच इज़ कंज्यूम्ड, वो हम यहाँ रीडिंग से पढ़ लेंगे ब्यूरेट में, करेक्ट, और दैट इज़ योर V2, दैट वैल्यू इज़ V2। ओके, इस V2 को हम यहाँ काम में लेंगे आगे, और फिर इससे हम गणना करेंगे। तो ये V2 क्या है, ये क्या बता रहा है हमको कि अगर पूरा का पूरा KOH जो हमने शुरू में लिया था उसको उदासीन करना हो तो कितना अम्ल काम में आ रहा है। नाउ ये V2 हमेशा V1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डाला था, तो KOH ने उसमें उपस्थित फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें KOH काम आ गया, कंज्यूम हो गया। अतः यहाँ पर जो KOH है वो कम बचा, इसलिए उसको उदासीनीकरण करने के लिए HCl भी कम चाहिए हमको। लेकिन यहाँ क्या है, हमने कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डाला, सिर्फ वही KOH सॉल्यूशन जितनी एक्सेस में वहाँ लिया था वही अमाउंट लिया है। तो अब पूरा का पूरा KOH एज इट इज़ है, तो उस ज़्यादा KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा एसिड चाहिए, इसलिए जो वॉल्यूम HCl का यहाँ कंज्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। दैट्स वाई V2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V1, यानी जो हमारा बैक टाइट्रेशन है उसके अंदर जो HCl का वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है V1, उससे हमारे ब्लैंक टाइट्रेशन रिक्त नुमापन में जो HCl का वॉल्यूम काम में आया होगा V2, वो हमेशा ज़्यादा होगा। दैट्स वाई V2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V1। इज इट क्लियर? नाउ द V2 माइनस V1, ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, वो HCl के आयतन में प्राप्त अंतर है, और ये अंतर क्या है, साबुनीकरण मान के समानुपाती है। दिस डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सपोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा HCl इस्तेमाल होता है हम देखते हैं, उतना ही ज़्यादा विलियन में KOH होता है, और ये KOH वही है जो KOH ऑयल सैंपल में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में जो फैटी एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको सपोनिफाई करने में काम आ रहा है। इसलिए ये KOH की मात्रा जो के समानुपाती होगा, और यही KOH की मात्रा काम में आ रही है क्योंकि ये उसमें उपस्थित ट्राइग्लिसराइड्स के फैटी एसिड को सपोनिफाई कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है, इसलिए हम इसको है ना सपोनिफाई कर रही है। तो ये अंदर फैटी एसिड को सपोनिफाई कर रही है, इसलिए इस वैल्यू को हम साबुनीकरण मान कहेंगे या सपोनिफिकेशन वैल्यू कहेंगे, उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम ये मान यहाँ निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। इज इट क्लियर? इसको अच्छी तरह से समझ लें। देन वी कम टू द कैलकुलेशन पार्ट, कि हम किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आफ्टर टाइट्रेशन, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है, व्हाट इज द सपोनिफिकेशन वैल्यू, साबुनीकरण मान किसके बराबर है, तो प्रयुक्त KOH का आयतन, जो KOH का आयतन काम में आ रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, सपोनिफाई करने के लिए, वो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन, जो हम KOH यूज़ कर रहे हैं उसकी नॉर्मलता कितनी थी वो हमें पता होती है प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले, इसलिए हम उसको मानक विलियन कहते हैं, है ना, कि उसकी नॉर्मलता हमें पता है, इनटू 56, है ना, 56 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑयल इन ग्राम्स। जो ऑयल सैंपल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का जो सैंपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कितना वेट हमने ग्राम में लिया है, क्लियर, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब है हम पर ग्राम ऑफ ऑयल कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हमारी डेफिनेशन क्या है, per gram of lubricating oil the minimum amount of KOH in milligram which is required to completely saponify or neutralize the esterified fatty acid present in this sample is called saponification value। इसलिए हम यहाँ तेल का जो भार इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो 1 ग्राम हो ज़्यादा हो, तो हम उससे डिवाइड कर रहे हैं ताकि पर ग्राम या प्रति ग्राम ये मान हमें प्राप्त हो जाए। नाउ प्रयुक्त KOH का आयतन किसके बराबर होता है, तो हमने देखा प्रैक्टिकल में वो कि वो दोनों टाइट्रेशन में जो HCl का वॉल्यूम इस्तेमाल होता है उसके अंतर के बराबर होता है। दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ HCl यूज, स्टैंडर्ड HCl ऑफ सेम नॉर्मेलिटी यूज इन ब्लैंक टाइट्रेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन ऑफ सेम नॉर्मेलिटी यूज इन फर्स्ट, दैट इज़ बैक टाइट्रेशन V2 माइनस V1 ऑफ HCl, उसके बराबर होता है ये KOH का मान, और हम उसकी नॉर्मलता को से उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, हम उसकी नॉर्मेलिटी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वेट 56 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
oil sample used in grams. Okay, so this is the formula. Then percentage blend, अगर मान लो वो मिश्रण है ऑयल्स का, तो इस स्थिति में जो ऑयल स्नेहक ऑयल है उसका परसेंटेज क्या है, तो मिश्रण का साबुनीकरण मान सपोनिफिकेशन वैल्यू अपॉन शुद्ध तेल या वसा अगर हम लेते तो उसका जो स्टैंडर्ड सपोनिफिकेशन वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पता होती है हमको टेबल से, वो इंटू 100, ये हमको बता देगा कि उस ब्लेंड में हमारा जो तेल या वसा है जो ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है वो कितना है, उसकी प्रतिशतता हमको पता चल जाएगी. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेवें, अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो और क्लियर हो जाएगा. ये 4 ग्राम ऑफ ऑयल, मिश्रित तेल के 4 ग्राम को KOH जिसकी नॉर्मलिटी दी गई है 0.5 N सो यहाँ हम देखेंगे कि जो 4 ग्राम मिश्रित तेल का हम ले रहे हैं सैंपल का ल्यूब्रिकेशन के लिए, और उसको हम KOH से टाइट्रेट करवा रहे हैं. KOH कितना है, 0.5 नॉर्मलिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो उसको आधिक्य में KOH से पश्चवाहन कर साबुनीकृत किया. परिणामी मिश्रण को 0.n HCl, उतनी ही नॉर्मलता के स्टैंडर्ड मानक HCl से हमने टाइट्रेशन करवाया, अनुमापित किया गया. ब्यूरेट पाठ्यांक 24 ml पाया गया, यानी जो पहले हम बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं V1 वो हमारा यहाँ कितना हो गया, दैट इज़ योर 24 ml. ओके, ब्लेंड अनुमापन में उसी HCl विलियन का 40 ml प्रयुक्त हुआ, यानी हम फिर से जो दूसरी बार ब्लैंक रिक्त अनुमापन करवा रहे हैं जिसमें हम ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ KOH यूज़ कर रहे हैं, उतना ही उसी नॉर्मलिटी का. और तो उसी नॉर्मलिटी का HCl जो स्टैंडर्ड है उससे जब अनुमापन किया तो इस बार 40 ml. V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1. ब्लैंक टाइट्रेशन में HCl का वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, किससे, बैक टाइट्रेशन से. तो 40 ml आ गया ये, दिस इज है ना, ग्रेटर आ रहा है, बिल्कुल सही, ज़्यादा आना ही चाहिए. तो दिस इज 40 ml विच वी यूज़. देन तो तेल का साबुनीकरण मान ज्ञात कीजिए, उस सैंपल का सपोनिफिकेशन वैल्यू निकालना है, और यदि वो मिश्रण तेल है तो उसमें परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ल्यूब्रिकेंट ऑयल, उस ब्लेंड में जो पर्टिकुलर एक ऑयल या फैट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट, उसका परसेंटेज क्या है वो हमको निकालना है. और उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको दिया हुआ है पर्टिकुलर कंपोनेंट का 191 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन पे, करेक्ट. तो उसकी प्रतिशतता ज्ञात कीजिए. किस तरह से हम करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन पहले ही है, फॉर्मूला पहले ही है, हमने समझ रखा है, उसमें इसकी सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है. ये देखते हैं क्या किया है, साबुनीकरण मान सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ऑफ HCl. V2 यहाँ कितना है, V2 इज सॉरी दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली यहाँ क्या हो जाएगा, दिस शुड बी 40, ये 40 हो जाएगा, दिस इज योर 40 ml. ओके, एंड माइनस दिस इज योर 24, दिस वैल्यू इज 24. सो यहाँ ये 24 माइनस 16 नहीं है, इट इज़ एक्चुअली 40 माइनस दिस इज योर एक्चुअली 40 माइनस 24 जो हमको वैल्यू दी हुई है. तो इससे क्या निकलेगा, 16 आएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, है ना. एंड नॉर्मलिटी ऑफ NaOH कितना होगा, 0.5. 56 सॉरी KOH का नॉर्मलिटी 0.5 है, 0.5 N था तो नॉर्मलिटी 0.5. 56 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH अपॉन ऑयल सैंपल का वेट कितना था, 4 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑयल सैंपल यूज इन ग्राम. तो इससे हमारा 112 आ गया, है ना. और परसेंटेज ब्लेंड क्या हो गया, उस सैंपल का जो हमने सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाला है दैट इज 112, है ना, एक्सपेरिमेंट करके उन वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेशन के थ्रू इस फॉर्मूले से 112 डिवाइडेड बाय, अगर वो प्योर कंपोनेंट होता ऑयल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमें दिया हुआ है ना, टेबल से 191 यहाँ उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. सो डिवाइडेड बाय दैट मिक्सचर्स ब्लेंड का सपोनिफिकेशन वैल्यू 112 अपॉन प्योर स्टैंडर्ड सैंपल का स्टैंडर्ड वैल्यू पोनिफिकेशन 191 इंटू 100. सो दिस इज 0.5863 मल्टीप्लाइड विद 100 एंड इट इज़ योर 58.63%. सो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्लेंडेड ऑयल भी पता कर सकते हैं. इज इट क्लियर? So this way we will make calculation and some very simple numerical problems can be asked, or some simple theory based questions are also possible. So this is all about saponification value of lubricating oils. Thanks.